हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दिव्यानी चौहान। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली बैंकिंग एस्पिरेंट्स जितने भी होते हैं उन सभी के माइंड में एक रनिंग, अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाउ टू स्टार्ट बैंक एग्ज़ाम्स। बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप कैसे स्टार्ट करें। अब जनरली कोई सी भी जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ यही हमारे माइंड में आती है कि यार सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उस चीज़ को लेके। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा आती है और हमारा एक मेन फोकस बनी रहती है। तो हाउ टू स्टार्ट फॉर अ बैंक एग्ज़ाम, इस चीज़ को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों पे हम आज फोकस करेंगे वो है, सबसे पहली चीज़ जो हम फोकस करने वाले हैं वो है सिलेबस। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बैंकिंग में रहती है। इसके अलावा जितने भी आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाली है वो सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाएगी कि जितनी एग्ज़ाम्स आपकी कंडक्ट होने वाली है। सॉरी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट फॉर बैंक एग्ज़ाम। सबसे पहली चीज़ जिस पे हम फोकस करने वाले हैं इट इज़ आवर सिलेबस। आफ्टर दैट इट इज़ अपॉर्चुनिटीज़। तीसरी चीज़ आ जाती है आपका स्टडी प्लान, कि स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। ठीक है, फिर बुक्स हमें कौन कौन सी प्रेफर करना चाहिए उसके लिए, और अपकमिंग एग्ज़ाम्स कौन कौन सी है उसके बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आती है अपॉर्चुनिटीज़। अब हम अपॉर्चुनिटीज़ की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो अपॉर्चुनिटी में आती है हमारे बैंकिंग की, तो बैंक को अगर हम एग्ज़ाम्स को हम डिवाइडेशन करें तो जनरली हम दो ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बैंक की एग्ज़ाम को डिवाइड करें तो एक तो हो जाता है आपका क्लर्क लेवल और एक हो जाता है आपका पीओ यानी कि ऑफिसर। जो बैंक की जनरली एग्ज़ाम्स होती है वो हम दो तरीके से एग्ज़ाम जनरली बैंक्स कंडक्ट करवाते हैं। एक तो होते हैं आपकी क्लर्क लेवल की और एक होते हैं आपकी पीओ लेवल की। तो हम यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्लर्क लेवल पे कौन कौन सी एग्ज़ाम होती है, पीओ लेवल पे कौन कौन सी एग्ज़ाम होती है। सबसे पहले हम बात करें अगर क्लर्क लेवल की तो हम सबसे पहले ले लेते हैं एसबीआई को। एसबीआई अपने आप में एक बड़ा बैंक है, आप सभी ने नाम सुना होगा। एसबीआई में क्लर्क की एग्ज़ाम होती है। इसके अलावा होता है आपका आरआरबी। आईबीपीएस दो तरह की एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाता है। एक होती है आईबीपीएस आरआरबी और एक होता है आईबीपीएस सीडब्ल्यू, कॉमन रिटर्न एग्जामिनेशन उसका। इसके अलावा आईबीपीएस, ठीक है। सेम अगर हम पीओ की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका एसबीआई, सेम आरआरबी, और इसके अलावा आ जाता है आपका आईबीपीएस। अब जनरली कुछ एग्ज़ाम्स और होती है जो एलआईसी और आरबीआई कंडक्ट करवाता है। जैसे कि हम बात करें एलआईसी असिस्टेंट की, तो देखिए ये जो 6 एग्ज़ाम है ये मेजर पार्ट है आपकी एग्जामिनेशन का, कि ये 6 एग्ज़ाम तो साल में होती ही होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी एग्ज़ाम है जो ईयर में होती है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आरबीआई की तो आरबीआई असिस्टेंट जो है वो भी आपका क्लैरिकल लेवल वाला सिस्टम रहता है उसमें भी। इसके अलावा आपका जो एलआईसी ए और एलआईसी असिस्टेंट रहता है वो भी आपका सेम क्लैरिकल लेवल का रहता है, यानी 2 एग्ज़ाम्स और आपकी ऐड ऑन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ में के इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम है आरबीआई की आ जाती है आपकी ग्रुप बी की, और इसके अलावा आ जाती है आपकी एलआईसी की AAO एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर।
यानी अगर हम मोटा मोटा अगर अपना हिसाब लगाएं तो हमारे पास ये 10 एग्ज़ाम्स जो है वो तो हमारे पास आती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स हैं जो कभी से होता है, बैंक ऑफ इंडिया का जैसे अभी नोटिफिकेशन आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी नोटिफिकेशन आया था, तो ऐसी एग्ज़ाम भी सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं। बट ये जनरली एग्ज़ाम्स जो ये 6 एग्ज़ाम्स हैं इनमें बम्पर वैकेंसीज आती है और इनमें आती है लिमिटेड, बट जस्ट बिकॉज उसका जॉब का प्रोफाइल अच्छा है तो ये भी हमारे बैंकिंग पर्पज से में आती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे एसबीआई की, आरआरबी की, आईबीपीएस की, आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट। देखिए आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रुप भी जो है वो अब फर्दर आपका नोटिफिकेशन मार्च एंडिंग में या अप्रैल फर्स्ट वीक में दोनों का आ जाएगा और उसके बाद एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगी। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी डबल ए का एग्जाम अभी हुआ है प्रीलिम्स का, तो अब इसका मेंस होगा। तो ये हर साल आपकी वैकेंसीज जो है वो आती रहती है। ओके, अब हम नेक्स्ट जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं, अब देखिए आईबीपीएस और आरआरबी ने तो अपना जो एक कैलेंडर है वो पहले से ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा। तो आप उसको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई थी अपॉर्चुनिटीज की। अब मेन जिस चीज पे फोकस रहता है हमारा वो होता है हमारा सिलेबस, कि भैया सिलेबस क्या होगा। अब जनरली हम बात करें, सबसे पहले हम सिलेबस बात करते हैं हमारे प्रीलिम्स की, क्योंकि देखिए आपका जो एग्जाम है वो 3 फेज में होता है। सबसे पहले आपका आता है प्रीलिम्स, फिर आता है आपका मेंस और फिर आता है आपका इंटरव्यू। तो अगर हम बात करें क्लर्क या पीओ की, अगर आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, इन सारी एग्जाम्स की बात करें तो प्रीलिम्स जो है उसमें 100 मार्क्स का रहता है। उसमें जनरली 3 सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। सब्जेक्ट्स भी रहते हैं आपकी रीजनिंग, मैथ्स, दैट मीन्स आपका क्वांट, और तीसरा रहता है आपका इंग्लिश। सेम टू सेम आपके पीओ की एग्जाम हुआ चाहे क्लर्क का एग्जाम हुआ सेम रहता है। फिर मेंस में आपका ये 3 सब्जेक्ट तो रहते हैं, एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन फिर इंटरव्यू रहता है। अब इंटरव्यू का ऐसा ही कि सिर्फ पीओ पोस्ट के लिए ही इंटरव्यू होता है, क्लर्क पोस्ट के लिए तो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है कि ठीक है मेंस के बाद डायरेक्ट पोस्टिंग होती है। लेकिन पीओ पोस्ट के लिए इंटरव्यू रहता है। आगे हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में हमारे पास कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आते हैं। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में जो रीजनिंग है वो 35 मार्क का रहता है और सेम टू सेम आपके 35 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, चाहे फिर वो क्लर्क लेवल हो, चाहे पीओ लेवल हो, रीजनिंग का जो सिलेबस है दोनों के लिए लगभग सेम ही होता है। सारे सब्जेक्ट की जो सिलेबस होती है वो पीओ की पोस्ट के लिए, क्लर्क की पोस्ट के लिए सेम ही रहते हैं जनरली। बस कभी कभी रहता है, जैसे मान लीजिए एसबीआई का एग्जाम है तो कोई एक टॉपिक उन्होंने नहीं दिया, कोई दूसरा ऐड ऑन कर दिया, तो ऐसे मोटे मोटे सारे टॉपिक्स तो वही आते, 95-98% टॉपिक्स वही आते हैं। तो हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग के हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट फर्स्ट है और एक है पार्ट सेकेंड। ये प्रीलिम्स की कोर्स की बात हो रही है, सिलेबस की बात हो रही है। तो पार्ट सेकेंड में जैसे जनरली हम पहला टॉपिक की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी। अब ये जो जनरली टॉपिक्स है ये सब टॉपिक्स होते हैं जिनको हम मिसलेनियस भी बोलते हैं। तो इनइक्वालिटी ऐसा नहीं है कि 1 मार्क 2 मार्क की, अगर आएगी तो 5 मार्क का आएगा जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आता है। तो इनइक्वालिटी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज।
अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी काफ़ी सारे पार्टीशंस हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो वो हो जाता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में भी काफ़ी सारे पार्ट है, स्पेशली अगर प्रीलिम्स लेवल की बात करें तो चाइना कोडिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है हमें पेपर्स में। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो हो जाता है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा आपका ब्लड रिलेशन। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसकी हम बात करते हैं वो है आपका सिलॉक्स। अब देखिए सिलॉक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को जनरली लगता है, तो हम यहाँ पर सारे पर्टिकुलर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। फिर ये तो हो गया था आपका पार्ट फर्स्ट। अब बात करते हैं हम पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड में सबसे मेन जो मेजर पार्ट आपका एग्जाम में जो 35 मार्क्स में से सबसे मेजर पार्ट जो आएगा वो आएगा आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। अब सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या अरेंजमेंट्स आते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत तरीके का होता है, जैसे कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, स्क्वायर टेबल वाला, या जो आजकल और एग्जाम में जनरली देखने को मिलता है ट्रायंगुलर। तो ये जनरली सीटिंग अरेंजमेंट्स के सब टॉपिक्स हैं। इसके अलावा रहती है आपकी पजल्स। अब पजल्स भी बहुत सारे तरीके की आती है, जैसे फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड हो गया, फ्लोर बेस्ड हो गई, फ्लैट बेस्ड हो गई, जो आजकल जनरली पीओ के एग्जाम्स में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है, फ्लोर प्लस फ्लैट वाली। इसके अलावा बॉक्स पजल हो गई आपकी, वेरिएबल वाली पजल हो गई जो आजकल कम आती है, बट हाँ ये भी एक मेजर टॉपिक है। इसके अलावा आपकी हो गई मंथ बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड, वीक बेस्ड, ये सारी जो है जनरली आपकी पजल के सेगमेंट्स हैं। तो हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। आपको पता है रीजनिंग का जो पेपर है वो 35 मार्क्स का आता है। उन 35 मार्क्स में 35 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 35 क्वेश्चंस जो है उसका मेजर पार्ट 20 मार्क्स जो है वो आपका अकेला सीटिंग और पजल ले लेता है। बाकी का जो 15 मार्क्स बचा है वो इन सारे टॉपिक्स में से आता है। अब आपके ये वाले जो टॉपिक है वो इस तरीके से होना चाहिए, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे 100% स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स एक भी क्वेश्चन आया तो हम उसको रॉन्ग करें ही नहीं। और दूसरी चीज़ जो है सिटिंग अरेंजमेंट, जस्ट बिकॉज इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले एक अप्रोच रहती है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट्स है जनरली इन टॉपिक्स को कवर करते हैं एग्जाम में, आफ्टर दैट दे गो टू द सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी हमारी रीजनिंग की। अब हम बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, या हमारी जनरल भाषा में हम बोले तो हमारा है ये मैथ्स। सेम टू सेम मैथ्स में भी होता है। पेपर जो रहता है मैथ्स का जो पोर्शन रहता है वो 35 मार्क्स का रहता है, दैट मीन्स 35 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैथ्स को भी अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, इसके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स और कुछ पार्ट सेकंड में अर्थमेटिक और ये देखें, तो पर्टिकुलर दो पार्ट में हम इसको सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया पार्ट फर्स्ट आपका, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है पार्ट सेकंड। अब पार्ट फर्स्ट में मैं जनरली किन किन टॉपिक्स को ले रही हूँ, देखिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आ जाती है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, सेम टू सेम जैसे रीजनिंग में था, यहाँ पर इन टॉपिक से जनरली 15 to 20 मार्क्स कवर होते हैं, और बाकी के मार्क्स जो है आपके अर्थमेटिक और इनसे कवर होंगे। तो इसे सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें तो वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें तो वो हो जाती है हमारी सीरीज। अब देखिए सीरीज भी जनरली दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी मिसिंग नंबर सीरीज और एक आती है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज। आजकल रॉन्ग नंबर जनरली मेंस की एग्जाम में भी आती है, बट आजकल प्रीलिम्स एग्जाम में भी उसका वेटेज अगर पीओ का एग्जाम है तो रहने लग गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इन पर्टिकुलर टॉपिक से 15 to 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं आपके पार्ट फर्स्ट के 35 में से। अब बात करते हैं पार्ट सेकेंड में। तो पार्ट सेकेंड में जो सबसे मेजर पार्ट है जिसको हम कहते हैं ये मेंस के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपका आ जाता है अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम बात करें तो परसेंटेज एक टॉपिक हो गया उसका, रेशो एंड प्रोपोर्शन एक टॉपिक हो गया उसका। रेशो प्रोपोर्शन के साथ अगर हम बात करें तो एवरेज, एजेस। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका सीआई एंड एसआई। सीआईएसआई से भी क्वेश्चन आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करें अगर हम तो मैंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं। मैंसुरेशन के अलावा अगर हम देखें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके अरिथमेटिक को कवर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो मेजर सेगमेंट आपका सेकंड पार्ट जो है वो कवर करता है आपकी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, साथ ही साथ मेंस एग्जाम में, वो होता है आपका डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब जो डाटा इंटरप्रिटेशन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज इसमें अलग अलग तरीके के डीआईज हमें एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको मान लीजिए कि लाइन ग्राफ दिख गया, बार ग्राफ दिख गया, इसके अलावा आपको दिख गया केसलेट जो आजकल ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा पाई चार्ट। तो ये जनरली जो है आपके डीआई के सब टॉपिक्स होते हैं कि डीआई इनमें से ही कोई पर्टिकुलर डीआई आपके एग्जाम में आता है। अब जब बात करें हम क्लर्क लेवल की, तो क्लर्क लेवल में इन पर्टिकुलर चीज़ों का वेटेज ज़्यादा रहता है, बिकॉज क्लर्क में एक ही चीज़ मैटर करती है क्लर्क एग्जाम में, आपकी स्पीड। अगर आप स्पीड में ज़्यादा क्वेश्चंस कर ले, बिकॉज क्लर्क का जो कट ऑफ है वो जनरली देखा जाए तो पीओ के कट ऑफ से ज़्यादा जाता है। सो वहाँ पर आपके ये वाले जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ये ज़्यादा अच्छे होना चाहिए। अरिथमेटिक का वेटेज जो है जनरली पीओ एग्जाम्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए जैसे ही आपका रीजनिंग और मैथ्स है ये 35 मार्क के आपके एग्जाम में आते हैं, वैसे जो इंग्लिश है वो सिर्फ 30 मार्क का आपके एग्जाम में आता है। जो रीजनिंग है वो आपका 30 मार्क का आता है, दैट मीन्स 30 क्वेश्चंस आते होंगे। अब सबसे पहले हम आरसी की बात बाद में करते हैं। अब अगर आपको आपका इंग्लिश अच्छा करना है तो क्या, सबसे पहली चीज़ तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा रीडिंग को। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश में एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो टॉपिक्स है जनरली जो आते हैं एग्जाम में आपका, जैसे कि हम बात करें एरर की। एरर एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो जनरली हर एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा हो गया आपका क्लोज टेस्ट, या जिनको हम हमारी भाषा में फिलर्स भी बोल सकते हैं, क्लोज टेस्ट दैट मीन्स फिलर। फिर थर्ड चीज़ हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे पर्टिकुलर सेंटेंस के पार्ट्स आते हैं जिसको हम जनरली PQRS फिलर्स बोलते हैं, PQRS अरेंजमेंट बोलते हैं, ये एक पैराजंबल का ही पार्ट होता है, तो पैराजंबल भी हम इसमें लिख लेते हैं। अब इसकी जो कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं तो उसमें आपका आ जाता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, RC दैट मीन्स। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अलावा आपकी ग्रामर अच्छी होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है जिसे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली, बट अगर किसी स्टूडेंट की ग्रामर अच्छी है और प्लस उसकी रीडिंग अच्छी है, मतलब रीडिंग दैट मीन्स ऐसा नहीं कि पढ़ना अच्छा आना चाहिए, ऐसा है कि कंटिन्यू रीडिंग करता है बच्चा तो वो स्टूडेंट, तो डेफिनेटली उसका स्कोर जो है इंग्लिश में बहुत अच्छा जाता है। तो ये बात हो गई थी हमारी प्रीलिम्स के सिलेबस की। अब प्रीलिम्स के बाद आती है आपकी मेंस की एग्ज़ाम। तो मेंस की एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या रहता है, देखिए आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो तो रहता ही है, साथ में मेंस में
एक सब्जेक्ट और ऐड ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलेबस फॉर मेंस एग्जाम्स। सिलेबस फॉर मेंस एग्जाम। अब मेंस एग्जाम के सिलेबस की अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट तो आपके जनरली उसमें आते ही हैं। पहला आ जाता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम वो टॉपिक देख लेते हैं जो आपकी मेंस एग्जाम में ऐड ऑन हो जाते हैं, क्योंकि जितने टॉपिक्स हमने मतलब मैंने जो अभी बताया वो तो जनरली आते ही हैं, उसके साथ ऐड ऑन क्या हो जाता है। तो हम बात करते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक की। एक्स्ट्रा टॉपिक की तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है आपका मशीन इनपुट आउटपुट। कभी कभी जैसे कि आप मान लीजिए आरबीआई का एग्जाम है ग्रुप बी का, तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो प्रीलिम्स में भी आ जाए, ठीक है। बट जनरली ये जो टॉपिक है ये आता है आपकी मेंस में। इसके अलावा जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, जितने भी लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक्स हैं वो सारे आपके इस पर्टिकुलर मेंस एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपका हो गया कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट हो गया आपका। इसके अलावा हो गया आपका अजम्पशंस, नेक्स्ट स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, लाइक दैट। इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो जाते हैं मेंस में। इसके अलावा जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो तो रहता ही रहता है। अब ये तो बात हो गई थी आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग के बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, तो आपकी जो क्वांट है उसमें क्या क्या चीज नहीं ऐड हो जाती है। देखिए हाँ, एक चीज और रह गई आपकी कि जो इसमें एक टॉपिक और रह जाता है वो आता है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी जो आप बोले, ये एक टॉपिक और इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे सेम हम बात करें यदि मैथ्स की बात कर रहे हैं हम क्वांट की, तो उसमें नई चीज क्या ऐड हो जाती है। देखिए आपका पूरा अर्थमेटिक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपका 100% जो भी मेंस का सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसका 50 to 60% पार्ट यदि कोई चीज कवर करती है तो वो हो जाती है आपकी डीआई। अब आप सोच रहे होंगे कि डीआई तो मैम इसमें भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो डीआई का जो पर्टिकुलर वेटेज है क्वेश्चन का, या कहना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड है, या कहना चाहिए कि क्वेश्चन का टाइप है, वो थोड़ा सा हार्ड आता है मेंस में। प्रीलिम्स में थोड़ा इजी आता है। बाकी डीआई जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मतलब कि 60% पार्ट आपका वही कवर कर लेंगे। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी भी उसका एक मेन पार्ट है। तो ये जो दो चीजें हैं ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी उसमें ऐड हो जाती, बाकी तो पूरा आपका अर्थमेटिक है। फिर अगर हम बात करें हमारी इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में जनरली आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही रहता है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है एक्स्ट्रा में, जैसे फ्रेजल रिप्लेसमेंट हो गया, या फिर सेंटेंस कनेक्टर हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया। ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आ जाते हैं, प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि उनको एग्जाम का लेवल कितना हार्ड देना है, ठीक है। तो ये बात हो गई थी हमारी क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की। अब जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे कि जो मेंस में एक और ऐड हो जाता है वो है आपका जीए। जीए मतलब कि जनरल अवेयरनेस। अब देखिए आप सब यदि बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। तो एक तो हो जाता है आपका फाइनेंस से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो मेजर पार्ट उसमें आपका कवर होता है वो हो जाता है आपका करंट अफेयर्स। अब देखिए करंट अफेयर्स जो है, आप मान लीजिए कि प्रीलिम्स का एग्जाम अभी हुआ, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और अब मेंस का एग्जाम है, तो इनके बीच में एक बहुत छोटा सा टाइम होता है जिसमें स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को पता है कि भैया प्रीलिम्स एग्जाम पहले होगी, तो उनके माइंड में ऐसा फोकस रहता है कि यार मुझे तो प्रीलिम्स के लिए ही
प्रिपरेशन करना है, तो अपनी सारी एनर्जी सारा टाइम प्रीलिम्स के लिए लगाते हैं। लेकिन मेंस जो होती है उसमें क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेंस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये जो करंट अफेयर, बैंकिंग और फाइनेंस है, ये जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तब से आपको इनको पढ़ना है, बिकॉज प्रीलिम्स से मेंस के बीच में, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और मेंस का एग्जाम, उस बीच में इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि हम 6 मंथ 8 मंथ के करंट अफेयर्स हम अच्छे से पढ़ लें, रट भी नहीं सकता कोई, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि डेली रूटीन में हमारे करंट अफेयर्स, थोड़ा बैंकिंग, थोड़ा फाइनेंस, जितना हम पढ़ सकते हैं डेली रूटीन में इन पर्टिकुलर टॉपिक से टच में रहना पड़ेगा। आपकी मेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में यदि कोई करेगा तो वो आपका जीए ही करेगा, बिकॉज जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप इधर लेके आ जाओगे उतने कम मार्क्स आप शायद उधर लेके आओगे दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई थी आपकी मेंस की। अब मेंस में आपकी मेंस एग्जाम के साथ एक एग्जाम और होता है जो 30 मिनट का जनरली होता है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। वो मेंस एग्जाम के साथ ही होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें क्या करते हैं आपकी एग्जाम में, एक आपको लेटर बोल देते हैं टाइप करने के लिए और एक बोल देते हैं आपको ऐसे, जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक लेटर, जो भी करंट टॉपिक उनको लग रहा है वैसे टॉपिक्स दे देंगे और आपको एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे करना रहता है, तो वो भी आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, 50 मार्क्स का जनरली आता है वो भी, ठीक है। तो ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि हाँ चलो स्टूडेंट को कितना आता है, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आपकी मेंस एग्जाम के साथ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बात की कि सिलेबस क्या क्या आता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती है। अपॉर्चुनिटीज़ में आपने देखा काफ़ी सारी मल्टीपल एग्जाम्स है जो रनर अप है, मतलब आगे आने वाले टाइम में आने वाली है और हर साल आती है। जैसे 2023 की बात करें, अभी हमारा मार्च चल रहा है, तो मार्च से लेके तो दिसंबर तक में कितनी मल्टीपल एग्जाम्स आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अप्रैल में आपका आरबीआई आ गया, एलआईसी ऑलरेडी रनिंग, अभी उन्होंने मार्च में ही एग्ज़ाम लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईबीपीएस की, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा आईबीपीएस, ठीक है। अब हमने अभी तक बात की थी क्लर्क और पीओ पोस्ट की, इसके अलावा एसओ की भी पोस्ट होती, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स रहते हैं। यदि कोई बच्चा एमबीए है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फिर कहना चाहिए जिसने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, तो उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज निकलती है हर साल, आईबीपीएस के थ्रू भी निकलती है, एसबीआई भी निकालता है, ओके। सो अब हम बात जिस चीज़ के बारे में करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कट ऑफ, कि कट ऑफ जनरली क्या जाता है। अब देखिए कट ऑफ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी बैठ के कि यार नेक्स्ट ईयर आईबीपीएस का कट ऑफ क्या जाएगा, बट एक रहते हैं ना ओल्ड कट ऑफ से एक पर्टिकुलर एस्टिमेट कर सकते हैं, या क्या कहना चाहिए कि परसेप्शन हम हमारा परसेप्ट कर सकते हैं कि यार कट ऑफ क्या होगा। तो अगर हम बात करें पीओ की, तो प्रीलिम्स का जो पेपर है वो जनरली होता है आपका 100 मार्क्स का, और अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस का होता है 200 मार्क्स का। तो अगर हम पीओ की बात करें, पीओ पोस्ट की, तो कितने पर्टिकुलर कितना स्कोर हमें करना पड़ेगा, तो आपको 65 to 70 मार्क्स आपके आना चाहिए जब जाके आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई, मतलब जनरली जो कट ऑफ है इसी रेंज में जाता है, हम पीओ की बात कर रहे हैं। और हम मेंस की यदि बात करें तो मेंस का रहता है आपका 85 to 95 जनरली। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पर तो 65 to 70 और यहाँ पे 85 to 95, तो देखिए मेंस का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा प्रीलिम्स के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है, सो वहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। अब आपको मान लीजिए कि 65-70 मार्क्स के बीच में मार्क्स लाना है तो आपके 70+ अटैम्प्ट होना चाहिए, और अगर आपको 85 to 95 मार्क्स के बीच में जो कट ऑफ जा रहा है और हमें लेके आना है तो हमारे 100+ अटैम्प्ट होना चाहिए, तभी जाके आप एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी स्टूडेंट ने 100 अटैम्प्ट नहीं कर पाया उसके भी सिलेक्शन हो जाते हैं। एक्यूरेसी मैटर करती है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे तो भी आपका हो जाएगा, बट ये है कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी होना चाहिए, दैट मीन्स आप जितना करके आए हो उतना सारा का सारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये बात हुई थी हमारी पीओ की। अगर हम बात करें हमारे क्लर्क लेवल की, तो क्लर्क के प्रीलिम्स की यदि हम बात करें तो सेम टू सेम क्लर्क का प्रीलिम्स जो है वो 100 मार्क्स का होता है, और जो मेंस है वो सेम टू सेम कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। तो इसमें करीबन आज की डेट में अगर लास्ट ईयर के जो 2022 में जो प्रीलिम्स जितनी भी हुई थी उनका अगर हम रेफरेंस ले
तो हमें 80 to 85 मार्क्स यहाँ पर हमें गेन करना पड़ेंगे। दैट मीन्स आपकी 85 प्लस में अटेम्प्ट होना चाहिए। और मेंस की यदि हम बात करें तो मेंस का कट ऑफ जनरली जो है 110 to 120 जाता है। तो आपके अगर 120 प्लस में भी अटेम्प्ट है तो यू आर इन अ गुड रेंज, मतलब 130 की समथिंग भी अगर आपके अटेम्प्ट है तो यू आर इन अ गुड रेंज। अब क्लर्क का कट ऑफ जो है जनरली ज़्यादा जाता है। अभी ये तो बात हो गई थी हमारी IBPS, RRB, RBI, LIC की, ठीक है। हमने एक चीज़ और लिखी थी वहाँ पे, RRB, रीजनल रूरल बैंक। अब इसमें क्या होता है, जनरली प्रीलिम्स में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, एक तो आता है आपका रीजनिंग और एक आता है आपका क्वांट। दोनों 40-40 मार्क के रहते हैं और उनको करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और सेम उसका मेंस भी फिर, ठीक है। तो प्रीलिम्स की बता रही थी, बस यहाँ पर इंग्लिश नहीं आता है। तो RRB में क्वालिफाइंग नेचर जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू IBPS एंड SBI, ठीक है। हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम कोई पर्टिकुलर चीज़ की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अब प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं ये आपकी कैसे हेल्प करते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने में। देखिए हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, मान लीजिए आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है, आपने 2 टॉपिक मान लीजिए कि रीजनिंग में आपने इनइक्वालिटी पढ़ लिया, मैथ्स में आपने मान लीजिए कि सिंपल CISI पढ़ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया। अब हम क्या करें, हम गए प्रीवियस ईयर पेपर्स में, हमने उसमें से क्वेश्चंस देखे कि भैया हमने जो जिस टाइप के क्वेश्चंस किए वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या, ये क्वेश्चंस का टाइप क्या है। 4-5 साल के पेपर निकाल के देखे हमने, अलग अलग जगह पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में हमने जो पर्टिकुलर चीज़ स्टार्ट की है तो हम कैसे कैसे क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें तब जाके हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में सक्षम हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो आपकी इस चीज़ में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि आपके सिलेबस में कोई चीज़ रह जाती है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से एग्जाम का जो टफ लेवल होता है, लेवल समझने में सबसे ज़्यादा आसानी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो क्या हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करने वाले थे कि यार हमने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी पर हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ इनफ होते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6 मंथ में पर्टिकुलर एग्जाम्स क्वालिफाई भी किया और सब किया, मतलब 6 मंथ इनफ होते हैं पर्टिकुलर स्टडी प्लान को बनाने के लिए। तो ये अगर हम स्टडी प्लान की बात करें तो मैं उसको 6 मंथ का एक पर्टिकुलर टारगेट देती हूँ कि नहीं 6 मंथ में आप आराम से अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें कि 6 मंथ में फर्स्ट मंथ हम क्या करें, तो देखिए सबसे फर्स्ट मंथ आई थिंक सो आपको जो चीज़ करना चाहिए वो होती है आपकी रिसर्च। रिसर्च में आपका आ जाता है आपका सिलेबस कि भैया क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें मेजर टाइम देना है, कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें थोड़ा कम समय देना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी एक्यूरेसी या जिसमें हमारी कमांड है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए भैया पिछले टाइम क्या क्या आया था, लास्ट ईयर क्या क्या पेपर्स में पूछा गया था, हम उस पर्टिकुलर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो ये आपका जो फर्स्ट मंथ होता है इसमें आपने रिसर्च की, साथ ही साथ आपने क्या किया, आपके कंटेंट पे फोकस किया। क्योंकि देखिए जब तक कोई चीज़ हमें आएगी ही नहीं, जैसे हमने नर्सरी फर्स्ट में अगर आपने पढ़ा हो कि 2 में 2 को ऐड करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। तो आपके टीचर ने कुछ अलग अलग टाइप से समझाया होगा, 2 चॉकलेट किसी को दे दी होगी, 2 किसी और को दे दी होगी, पूछ लिया होगा कि दोनों के पास कितनी है। तो ये उनका तरीका था आपके माइंड में उस कॉन्सेप्ट को बिठाने का। तो ऐसे ही फर्स्ट मंथ में आप कॉन्सेप्ट पे बिल्ड कीजिएगा। फिर आ जाते हैं आपके सेकेंड एंड मंथ, मतलब कि नेक्स्ट 2 मंथ की बात यदि हम करें, नेक्स्ट 2 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पर आपको करना है सिलेबस कवर। दैट मीन्स जितना भी सिलेबस है वो आपको पूरा का पूरा कवर करना है। अब सिलेबस कवर के साथ साथ एक चीज़ और जो मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ वो है सेल्फ स्टडी। देखिए सेल्फ स्टडी यहाँ पर इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लीजिए कि आज आपको सिंप्लीफिकेशन समझाया गया, सिंप्लीफिकेशन की आपने कहीं से भी यूट्यूब से या फिर किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से आपने 2 से 3 क्लासेस ले ली।
अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करें, फिर चाहे आपको रात में 12 बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, वो डजेंट मैटर, बट अगर आप नेक्स्ट 2 मंथ में आपका सिलेबस कवर और सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, मतलब कंटेंट प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, तो अब आप एलिजिबल हो जाते हैं स्पीड टेस्ट के लिए, बिकॉज आपको नेक्स्ट 2 मंथ में आपको जो चीज़ करनी है वो करनी है आपको स्पीड टेस्ट लगाने हैं, बिकॉज आपको भी पता है, मान लीजिए कि प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स मिलते हैं, ऐसे ही 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेंस में 120 मिनट्स मिलते हैं, तो दे आर नॉट इनफ। तो हमें हमारी स्पीड जो है वो दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ी बढ़ानी है, तो यहाँ पर आपको स्पीड टेस्ट प्लस स्पीड टेस्ट या हम कह सकते हैं मॉक टेस्ट जो होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ कीजिए उसका एनालिसिस, ये एक मेजर पार्ट होता है। अब मान लीजिए आपने पूरा टेस्ट लगाया और आपसे मान लीजिए कि रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं बना उसमें या गलत आया, तो आप सबसे पहले गए रेशो प्रोपोर्शन पे कि नहीं यार मुझे ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये वाला कर लेता हूँ या मैं ये कर लेती हूँ। तो एनालिसिस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को एनालिसिस करना कि यार हमें क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती है, या जो चीज़ हम कर रहे हैं आने के बावजूद भी हमारी गलत क्यों जा रही है, तो इस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है। तो ये बात हो गई। अब बात यहाँ 5 मंथ तो कंप्लीट हो गए, जो लास्ट मंथ आपका रहता है 6 मंथ, ये आपकी जो भी पर्टिकुलर प्रिपरेशन है उसको फाइनल टचअप देने का काम करेगा। दैट मीन्स आपके जितने भी टॉपिक्स रहे हैं जो आपको नहीं आते हैं उनकी आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए और उन्हीं के क्या लगाइए, आप टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो ये था हमारा एक स्टडी प्लान। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। हैव अ गुड डे ऑल।